एग्जाम्पल 29। अब कई बार स्क्रीन को ऐसे रख देता, देख याद है मैंने बताया था परपेंडिकुलर रखते तो सर्कुलर फ्रिंज बनती है, ये देख S1 S2, दिस इज 2 लैम्डा, चलो 3 लैम्डा, ठीक है, चल 2 लैम्डा ही कर, ठीक सर। अब देखो दिस सेंटर से है ना, ये दिस इज D है ना, कैपिटल D बराबर 1 मीटर, ठीक है। चला जाओ, मैं वैल्यू दे देता हूँ तुम्हें, ये सेंटर ऑफ स्क्रीन O, ठीक है, ये 2 लैम्डा। हाँ बेटा, ब्राइट डार्क गिनो तो स्क्रीन पे है ना, पहला ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, फर्स्ट है ना, वो सब रामायण है, ये स्क्रीन एन, फलाना एन, दिमाग एन, इनफाइनाइट लॉन्ग एन, सब ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑफ ब्राइट एंड नंबर ऑफ डार्क ऑन स्क्रीन। सेकेंड नंबर ऑफ ब्राइट, नंबर ऑफ डार्क ऑन स्क्रीन, सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान देना रे बेटा, सेकेंड एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑल ब्राइट, ठीक है। थर्ड एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑल डार्क, ठीक है। फिर फोर्थ लीनियर पोजीशन, ठीक है। सिर्फ ब्राइट पोजीशन ऑफ ब्राइट, सिर्फ ब्राइट की बता दो, ठीक है। अरे यार ये नंबर वाली बात तो बेतुकी हो गई, चल छोड़। ये फर्स्ट एंगुलर पोजीशन, ठीक है ना, और ये लीनियर पोजीशन, ठीक है। वो नंबर वाली बात बेवकूफी वाली बात है ना। ये चला जाओ, तो एंगुलर पोजीशन बतानी है और लीनियर पोजीशन बतानी है, ठीक है, सारी ब्राइट की और सारी डार्क की, ठीक साहब। अब सबसे पहले बताओ सेंटर पे क्या बनेगा, तो बोल दूं सबसे पहली बात सेंटर पे क्या बनेगा, तो इधर आ जाओ, तो बोल दूं यहां से वेव पहले पहुंच जाएगी और ये पीछे से 2 लैम्डा दूर होगी, तो बोल दूं सेंटर पे पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा आएगा। यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे नहीं होगा 2 लैम्डा, तो बोल दूं पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा आया। तो पहले अपन समझे तो सारी चीज को, क्योंकि दिस इज नॉट स्टैंडर्ड वाईडीएसी में तो पैरेलल स्क्रीन होती थी, यहाँ परपेंडिकुलर रखी है, और जब परपेंडिकुलर स्क्रीन होती है सर्कुलर फ्रिंज बनती है, याद है। चलो अब मैं बोल दूं ऊपर जाऊंगा तो पार्ट डिफरेंस घटेगा, सर कैसे पता पड़ा, बताता हूं। देखो यहाँ 2 लैम्डा है, मैं बोल दूं इनफाइनाइट पे जब बहुत दूर चला जाऊंगा स्क्रीन रे सीधी हो जाएगी, इनफाइनाइट में मिलने के लिए दोनों सीधी हो जाएगी क्या, तो यहाँ पे 2 लैम्डा है, इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा, मतलब घटा है, दिमाग लगा। यहाँ पे 2 लैम्डा है, इनफाइनाइट पे दोनों रेयू सीधी हो जाएगी, तो बोल दूं 0 हो जाएगा इनफाइनाइट पे, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस घटा है, तो यहां 2 लैम्डा है, फिर ऐसे ही लैम्डा होगा यहां, ये लैम्डा, 2 लैम्डा, ठीक है। ये लैम्डा और फिर इनफाइनाइट पे 0, तो पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा और इनफाइनाइट पे 0 घटता गया। तो मैं बोल दूं इनफाइनाइट अगर गिननी है तो यहां 0 पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, ये देखो 2 लैम्डा और ये इनफाइनाइट पे 8 इनफाइनाइट, ये 0, ठीक है। ये देखो ये बोलो बेटा 2 लैम्डा और इनफाइनाइट पे 0, ठीक है। ये थोड़ा सा जगह कम पड़ गई थी मेरे, ठीक सर। अच्छा अब डार्क की बात करूं तो डार्क कहां बनेगी, ये बीच में डार्क है ना, इसका कलर दूसरा ले लेंगे, तो यहाँ ये 2 लैम्डा के बाद ये 1.5 लैम्डा आएगा, फिर यहाँ पे आधा लैम्डा आएगा, ये देख 0.5 लैम्डा, क्योंकि 0 होने से पहले 0.5 लैम्डा भी तो आएगा ये, तो बोल दो एक तो ये और एक ये, ऐसे नीचे भी होगा, तो बोल दो ये पहली ब्राइट की एंगुलर पोजीशन। लेकिन ये निकालू कैसे अब एंगुलर और लीनियर, तो मैं देखो यहां से एक लाइन ले रहा हूं सेंटर से, इधर देखना ध्यान से, ये सेंटर से एक लाइन ले रहा हूं, ये सेंटर से एक लाइन ले रहा हूं, ठीक है। ये अब ये देखो ये निकालनी है लीनियर पोजीशन, ठीक है, ये लीनियर पोजीशन, और ये निकालनी है एंगुलर पोजीशन थीटा, दोनों निकालनी है मेरे को, ठीक है।
लेकिन इस बार वो रटा रटा है, डेल एक्स बराबर डी साइन थीटा फेल है। क्यों? डेल एक्स बराबर डी साइन थीटा तो तब लगता ना जब वो पैरेलल होता, क्योंकि ये डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस मैंने कोई हवा में थोड़ी लिखा था, निकाल के बताया था तेरे को, याद आया? ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये तो सब ज्योमेट्री से आया था, ऐसा हर कुछ थोड़ी। तो यहाँ पे तो यू परपेंडिकुलर स्क्रीन रखी है, तो यहाँ हो सकता है कुछ हो रहा है। चलो देखते हैं। तो मैं बोल दूं यहां से, ये देखो ये दोनों वेव जो मिलेगी, ये और ये, तो बोल दूं ये यहाँ के बाद पास सेम है, क्योंकि ये भी डी इज मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, क्योंकि ये लेमडा ये एंगस्ट्रॉम में और ये मीटर में, तो डी बहुत बड़ा है। तो मैं बोल दूं ये वही बहुत बड़ा है, तो ये छोटे दिखेंगे और ये बहुत दूर होगा, फलाना डिमा का, तो बेस पर सब वही, तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है क्या? बेस और हाइपोटेनस इक्वल होंगे। ये 90 डिग्री, ये देखो, ये मैरून जो भी कलर है, ये ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो है। तो मैं बोल दूं ये आगे के पास सेम होंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत पास है और ये स्क्रीन बहुत दूर है। तो मैं जब ट्राइंगल बनाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये सब इक्वल होंगे आगे जाके, ये इक्वल होंगे। तो बोल दो दिस वुड बी द पार्ट डिफरेंस। ये तो ये आ जाएगा कितना बोलो, तो ये 2 लेमडा ये आ जाएगा, ये पार्ट डिफरेंस डेल एक्स बराबर 2 लेमडा। और अगर ये थीटा है तो ये सब एंगल थीटा होंगे ना बेटा। ये तीनों लाइनें तो पैरेलल ही दिखेगी ना यार। अगर वो स्क्रीन बहुत दूर है तो तीनों पैरेलल दिखेगी ना, जहां मिलने बहुत दूर मिलाना है तो पैरेलल ही तो होगी, तो ये एंगल थीटा होगा। ध्यान रखना बेटा, तीनों एंगल थीटा होंगे। तो ये 2 लेमडा या डी है, तो मैं बोल दूं दिस पार्ट डिफरेंस वुड बी डी की टर्म्स में लिखो। इफ दिस इज डी, जिसको 2 लेमडा बोलूंगा मैं बाद में। येलो कलर ले आ रही है, दिखता ही नहीं है। ये देख, ये मेरे को पार्ट डिफरेंस यूं लिख, ये डी है ना बेटा, ये डी बराबर 2 लेमडा है ना, तो बोल दूं ये डी कोस थीटा होगा इस बार। तो ये दिस पार्ट डिफरेंस वुड बी डी कोस थीटा। पहले साइन थीटा आया था, ये डी कोस थीटा आएगा, ध्यान रखना। तो अब चाहो तो रट लो, और नहीं तो मैंने समझा दिया तेरे को। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये डी कोस थीटा, समझ गए? ये तीनों एंगल थीटा होंगे, क्योंकि बहुत दूर मिलाना है। तो मैं बोल दूं डी कोस थीटा, तो ये पार्ट डिफरेंस हो जाएगा डी कोस थीटा। ये पुराना है ना, तो डेल एक्स पार्ट डिफरेंस बराबर डी कोस थीटा। तो आज दुनिया बदल गई है, डी कोस थीटा। हाँ सर, कोरोना वायरस आने लग गया है। बहुत अच्छे बेटा, डी कोस थीटा। अब देखो फॉर ब्राइट, तो यहाँ लेमडा फॉर फर्स्ट ब्राइट की एंगल, ये आ गए एंगुलर पोजीशन, ये 2 लेमडा दिया है, साइन कोस थीटा। तो यहां से बोलो कोस थीटा कितना गया बेटा, तो यहां से लेमडा से लेमडा गया, कोस थीटा बराबर 1/2। बहुत किस्मत अच्छी अपनी, नॉन एंगल आ गया, तो थीटा 1 पहली की पोजीशन आ गई, तो कितना आ जाएगा बोलो? ये कोस थीटा 60 डिग्री पे होता है ये। तो देखो कितना बड़ा एंगल आया, तो दूर दूर बन रही है। तो मैं बोल दूं पहला जो ब्राइट बनी वो 60 डिग्री के एंगल पे बनी, हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब देखो, अब जब आपको एंगल ही 60 डिग्री पता पड़ गया, तो मैं बोल दूं 60 डिग्री और साइन 60 और टेन 60 इक्वल थोड़ी होता है, साइन थीटा को टेन थीटा नहीं लिख सकता। अब ये y1 लीनियर पोजीशन भी निकल जाएगी, ये डी है, ये देखो ये 1 मीटर। तो मैं बोल दूं ये कितनी आ गई, टेन थीटा बोलो, टेन 60 डिग्री बराबर y1/d। y1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये, तो y1 बराबर आ जाएगा d टेन 60 आ जाएगा √3, d टेन 60 और ये आ जाएगा d √3। तो पहली ब्राइट बनेगी d √3 और d की वैल्यू 1 है ना, तो यहां लिख दो 1 √3 यानी कि √3 मीटर पे, √3 मीटर। तो पहली ब्राइट बनेगी √3 मीटर पे। बेहतरीन क्वेश्चन सर। तो ये एंगुलर पोजीशन निकाल ली मैंने बेटा, कुछ भी नहीं है, पार्ट डिफरेंस थीटा के टर्म्स में निकाल के डेल एक्स बराबर लेमडा कर दिया, क्योंकि जहां पहली ब्राइट बनेगी वहां पार्ट डिफरेंस 2 लेमडा से घट के लेमडा हो जाएगा। फिर दूसरी इनफाइनाइट पे बनेगी, क्यों? क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 करोगे, जैसे यहाँ 0 करो, पार्ट डिफरेंस लेमडा से घट के 0 हो जाएगा ना इनफाइनाइट पे। जैसे ही 0 करोगे तो कोस थीटा 0, कोस थीटा 0 90 पे होता है। अब आपको गिननी है तो गिन लेना, छोड़नी है तो छोड़ देना। तो ये पहली अपने तो यही गिन लो, ठीक है ये। अच्छा, ऐसे ही डार्क के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे सर, यहाँ पे 2n-1 λ/2 रख दोगे, या सीधा ही रखो, क्योंकि इसमें उल्टा आएगा, क्योंकि पहले 3 λ/2 आ रही है बेटा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस 2 λ से घट रहा है। इसमें लफड़ा हो जाएगा, 3/2 λ पहले आएगा और λ/2 बाद में आएगा। ये λ/2 बाद में आएगा, λ/2 बाद में। तो सीधा ही लिखो आप, है ना। तो फॉर डार्क यहां लिख रहा हूं मैं, फॉर डार्क मैं बोल दूं यहां पे पहले आएगा 3 λ/2 बराबर 2 λ कोस थीटा 1। तो यहां से ये, तो कोस थीटा 1 बराबर 3/4 ये, ठीक है। फिर सेकेंड के लिए फॉर डार्क, है ना। फिर अगली डार्क λ/2, यहां ध्यान रखना 3 λ/2 वाली पहले आएगी, 2 λ कोस थीटा 2, यहां से ये लैम्डा से लैम्डा गया, तो कोस थीटा 2 बराबर 1/4, ये आगे डार्क, ये तो कोस थीटा 1 बराबर 3/4, कोस थीटा 2 बराबर 1/4, इन दोनों पे डार्क बनेगी। क्लियर है सर, समझ में आ गई? बोलो बच्चों। सर लीनियर पोजीशन निकाल लेंगे, ये ले ट्राइंगल टू ट्राइंगल,
कोस थीटा 1 पता है तेरे को, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये तो ये कितना आ जाएगा, तो रूट 16 माइनस 9 7, तो यहां से टेन थीटा गया, ये देखो। और स्क्रीन पे डार्क की पोजीशन निकालनी, ये डी है, ये वाई 1 फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट डार्क, ये थीटा 1, तो टेन थीटा 1 बोलो, टेन थीटा 1 बराबर y1 बाई डी, और टेन थीटा 1 कितना आ रहा है यहाँ से, रूट 7/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये y1 बाई डी, तो यहाँ से y1 कितना आ जाएगा बोलो, y1 बराबर d रूट 7/3। ये ऐसे y2 निकाल लेना, कर लेंगे सर, अब सब समझ में आ गया हमारे को, तो सर मजा आ गया हमारे को, ये हम एंगुलर पोजीशन सब बता देंगे। अच्छा एक मैंने याद है तेरे को सर्कल पर फ्रिंज गिनना सिखाया था, उसमें भी मैंने बोला था एंगुलर पोजीशन निकालनी, लेकिन बाद में बात करेंगे, आजा वो बात आ गया। ये सब भारी क्वेश्चन है बेटा, ये हाई लेवल IIT JEE लेवल मॉड्यूल में दिए इसलिए करा रहा हूं बेटा, बाकी मेरे को कोई शौक नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई तुम्हारी सेहत पे फर्क पड़ने वाला भी नहीं है इनसे, क्योंकि तुम्हारे जिस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे वो तो तुमने देखे ही थे, फ्रिंज विजिबिलिटी, एवरेज इंटेंसिटी, स्लिट विड्थ के रेशो बदलने से क्या होता है ना, इतने पार्ट डिफरेंस पे इंटेंसिटी बताओ, बहुत बच्चर क्वेश्चन आते हैं। देखना एक्सरसाइज 2 करोगे सब आसान है, हाँ जाओ, एक भी क्वेश्चन में नहीं अटकने चाहिए एक्सरसाइज 2 के, इतने आसान है, ठीक है। ये देखो सर्कुलर फ्रिंज, अब जैसे मैंने ये दे दिया, ये है ना, फिर से बात करते हैं इसकी। दिस इज 4 लैम्डा, ठीक है, S1 S2। अब बेटा जैसे ये है, ठीक है, और ये रेडियस R है ना, ये गिवन है, ये R, एंड दिस इज मच ग्रेटर देन लैम्डा, है ना, ये स्मॉल d कर दो, ये स्मॉल d से बहुत ज्यादा बड़ा है ये R, ठीक है, ये गिवन है, मतलब वही अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा ये। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ राइट डार्क, वो तो सब पूछ लिया मैंने, मैं बोल दूं ये थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं मैं ना क्वेश्चन, ये अब क्वेश्चन कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, यूं पूरा एनालिसिस कर रहे अपन। मैं बोल दूं यहाँ 4 लैम्डा होगा, मैं बोल दूं यहाँ 0 होगा, तो ये 0 जो हुआ होगा वहां कहीं पे 3 लैम्डा भी हुआ होगा, है ना, कहीं 2 लैम्डा भी हुआ होगा, ये कहीं 2 लैम्डा भी हुआ होगा, और कहीं लैम्डा भी हुआ होगा, ठीक है, सिखाया था ना मैंने। तो 3 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा ये से, ठीक है, इनके बीच में डार्क भी बनी होगी कहीं 3.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा और आधा लैम्डा, 0.5, 1.5, 1.5, 2.5, 3.5, सर समझ गए। अब जैसे मेरे को पोजीशन निकालनी है, जैसे मान लो इस वाले ब्राइट की है ना, कोऑर्डिनेट निकालना है, चलो थोड़ा पाथ कम करते हैं यार, 3 लैम्डा ही कर देते हैं, ज्यादा मगजमारी हो जाएगी, ठीक है, 3 लैम्डा कर देते हैं। तो मान लो यहाँ 3 लैम्डा है पार्ट, फिर ये 2 लैम्डा है, फिर ये लैम्डा है, ये 3 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा, ठीक है। अब देखो, अब अपने को जैसे ये पता करना कितने एंगल पे, अब एंगुलर पोजीशन ऑफ क्या पता करनी है, राइट और डार्क तो गिन लूंगा मैं, ये तो सिखा दिया मैंने। एंगुलर पोजीशन ऑफ, एंगुलर पोजीशन ऑफ, एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगुलर, ठीक साहब। अब एक बात बता, जब मैं पार्ट डिफरेंस निकालूंगा तो मैं बोल दूं किसी भी ब्राइट पे पार्ट डिफरेंस, ये देखो, ये फिर से वही बात याद है, ऐसा ट्राइंगल अभी बनाया था मैंने पीछे जहां स्क्रीन यूं थी। अब देखो मैं बोल दूं ये सेंटर से अगर लाइन खींचूंगा मैं, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये सारे थीटा होंगे, ए पैरेलल ये, और फिर चूंकि मच ग्रेटर देन फलाना डिमागा, तो मैं बोल दूं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इक्वल, सब सिखा दिया मैंने, ये दोनों इक्वल, ये पार्ट डिफरेंस आएगा, ये ट्राइंगल बनाया था, फिर मैंने बताया था ये डी कोस थीटा हो जाएगा, ये पार्ट डिफरेंस डी कोस थीटा आ जाएगा, सब तो सिखा दिया रे, डी कोस थीटा, ये बताया ना अभी, ये देख पीछे बेटा, मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा तेरे को, है ना, ये डी कोस थीटा, बस। तो मैं बोल दूं इस जगह पर पार्ट डिफरेंस, तो डेल एक्स बराबर आ जाएगा कितना, स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल एक्स बराबर डी कोस थीटा, वेयर थीटा इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस से एंगल है। चलो आ जाओ, अब मेरे को ब्राइट निकालना है, तो मैं बोल दूं फर्स्ट ब्राइट, ये फर्स्ट ब्राइट या एंगुलर पोजीशन, तो 2 लैम्डा कर दो, और ये 3 लैम्डा दिया हुआ है कोस थीटा, तो मेरे पास कोस थीटा बराबर कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा 2/3, तो ये आ गया पहली ब्राइट के लिए। तो पहली ब्राइट इस एक्स एक्सिस से कोस थीटा बराबर 2/3 पे बनेगी। अब सुनना मेरी बात को, ये कोस थीटा बराबर 2/3, सेकेंड ब्राइट बोलो, पहले दोनों निकाल देता हूं, ये फर्स्ट ब्राइट है ना, जो मतलब मेरे को पहले दिखेगी उसको फर्स्ट बोल रहा हूं, सेकेंड ब्राइट,
हर समय फर्स्ट ब्राइट के लिए लेमडा नहीं लिखोगे, वो तो YDAC में था सेंटर से सेकंड ब्राइट। तो बोल दूं यहाँ पे 2 लेमडा बराबर डेल एक्स बराबर 3 d cos थीटा। तो यहाँ पे रखो 2 लेमडा, सॉरी सेकंड ब्राइट के लिए लेमडा, सेकंड ब्राइट ये 3 लेमडा cos थीटा 2 है ना सर, ये अपनी सेकंड ब्राइट है। तो cos थीटा 2 बराबर 1/3, ये एंगुलर पोजीशन आ गई। तो एंगुलर पोजीशन cos इनवर्स 2/3 cos इनवर्स 1/3। अब अगर आपको निकालना है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पूछ लेते इसके, जैसे ये पूछ लिया मैंने कोऑर्डिनेट x, y, बेहतरीन चीज है। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा, देखो ये बेसिक मैथ में सीखा होगा तुमने, ये देखो ये कोऑर्डिनेट देख, ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने x, y और ये डिस्टेंस r है, रेडियस। तो मैं बोल दूं ये r cos थीटा, ये एंगल थीटा तो r cos थीटा होता है, x कोऑर्डिनेट r cos थीटा होता है ना, और ये y बराबर r sin थीटा, सीखे होंगे ना बेसिक मैथ में। तो बोल दूं आ जाएगा r cos थीटा r sin थीटा, r cos थीटा r sin थीटा, और मजा आ गया। cos थीटा तो डायरेक्ट अवेलेबल है। तो चलो पहली के कोऑर्डिनेट निकालता हूं, ये cos थीटा ये रहा। तो बोल दूं r cos थीटा 1 r sin थीटा 1, ये आ गया पहली के कोऑर्डिनेट। ये बोलो r cos थीटा 1 है 2/3, तो 2r/3। अब sin थीटा कैसे निकालूं? तो sin थीटा ट्राइंगल बना के निकाल लो, ये 2 है ये 3 है, सॉरी बेस है ना, कोस में तो बेस होता है ना, ये तो बेस 2 है ये 3 है, तो ये आ जाएगा 9 - 4 5 √5 आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा √5/3, तो ये आ जाएगा r √5/3। अरे निकाल लेना बेटा, ट्राइंगल बनाया ना बेटा, मैं क्या सिखाऊं तेरे को, ये ट्राइंगल बनाया। तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस है 2 और हाइपोटेनस है 3, तो 2/3। फिर इसका पाइथागोरस लगाई तो 9 - 4 √5, और cos sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो √5/3। क्या सिखाऊं इसमें, सब सीख लिया वैसे। अब इसके लिए यहां से आ जाएगा, तो यहां पे बोलो r cos थीटा 2 और r sin थीटा 2, बोलो r cos थीटा 2 r/3 sin थीटा 2 निकाल लो, ट्राइंगल बना के बनाओ, ट्राइंगल थीटा 2 का ट्राइंगल बनाओ। तो ये बेस, सॉरी फिर से बेस और ये 3, तो ये आ जाएगा √8। अब आ जाओ, तो यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा r √8/3। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई? तो ओके मामला, r √8/3। सर ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी अच्छी लेवल की बातें हो गई। अब बेटा ये हो गया विदाउट स्लेब, अपन ने कोई भी स्लेब या स्लिट के आगे कोई स्लेब इंसर्ट नहीं करी, ठीक है। ये सिंपल YDAC, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन लास्ट के भारी, ठीक है, जिसमें फ्रिंज विड्थ वाले फॉर्मूले फेल हो गए, क्योंकि स्मॉल d कंपेरेबल था लेमडा के, 3 लेमडा 4 लेमडा, लिमिटेड फ्रिंज बन रही थी। तो जब स्क्रीन पर लिमिटेड फ्रिंज बने तो एंगल बड़े बड़े आने लगते हैं, ठीक सर। अगले टर्न पे अपन बात करेंगे YDAC विथ स्लेब ऑफ थिकनेस T, बेहतरीन चीज, ऑप्टिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ, बहुत ही बेहतरीन चीज, नए नए कंसेप्ट सीखेंगे और बहुत ही अच्छी चीजें, ठीक है। चलो आज अपन बात कर रहे हैं, अब स्लेब पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा देखते हैं कि ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पाथ होते क्या है ना। जैसे बेटा ये मैंने कोई मीडियम लिया है ना, जिसमें सेपरेशन डी है ना, मीडियम में A पॉइंट से B पॉइंट का सेपरेशन डी है। तो हम बोलते हैं लाइट वेव यहां से यहां जाएगी, ठीक है। जब लाइट वेव A से B तक जाती है तो हमारी नजरों में तो पाथ डी है, हमें तो ऐसा लगेगा 80 डिस्टेंस है, लेकिन लाइट वेव को हमेशा एक अफसोस रहेगा कि अगर मुझे एयर में चला जाता तो मैं इतना चलती इतने टाइम में। तो A से B जाने में जो टाइम इस वेव को लग रहा है इस मीडियम में, इस टाइम में ये एयर में कितना चलती, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ इक्विवेलेंट टू दिस ज्योमेट्रिकल पाथ, ठीक है। तो बोलो ऑप्टिकल पाथ इज क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय रे in vacuum in same time in which it travels distance traveled by the ray in vacuum in same time in which it travels distance travels geometrical path D
D, D, geometrical part D in given medium, in given medium, medium, given medium having refractive index, having refractive index, refractive index mu is called geometrical path. Is called, it is geometrical path is, sorry, optical path is, optical path is, optical path is, path is distance traveled by ray in vacuum in same time in which it travels geometrical path D in given medium of refracted index D. इस given medium जिसमें D distance refracted index mu है, उसमें D distance चलने में जो टाइम लेगी ये रे, उतने में ये एयर में कितना चलती है, that is called optical path equivalent to this geometrical path. तो मैं बोलूँ optical path कितना जाएगा, तो optical path is equal to यहाँ से यहाँ चलना कितना पहले करना बोलूँ D by C, air C into क्या लिखो time taken, क्या लिखो time taken to travel new distance, to travel new distance in given medium, बोलो in given medium. इस given medium में कितना लगेगा, तो D बराबर में बोलते हैं कितना लगेगा, तो D upon B, ये D upon B, उसको मैं लिखूँ क्या D बराबर D upon B कितना हो जाएगा, C by B, ये इतना लगेगा. In this time, distance traveled in air, in vacuum, बोलो in vacuum कितनी हो जाएगी, तो बोल दो ये बोलो optical path D dash is equal to बोल दो C into D, और यहाँ आ जाएगा T की वैल्यू D upon C by B, यहाँ से C से C करके यहाँ जाएगा म्यू D. तो D ज्योमेट्रिकल पाथ के लिए किसी मीडियम की में D ज्योमेट्रिकल पाथ के लिए ऑप्टिकल पाथ होता है म्यू D, ये याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ से मैं लिखूं for ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ D और ज्योमेट्रिकल पाथ D, ऑप्टिकल पाथ D, ऑप्टिकल पाथ is D dash बराबर म्यू D, ठीक है, म्यू D. क्लियर है क्या, म्यू D होता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब देखो इस पे एग्जांपल देखो, एग्जांपल 31 30 तो पहले इतना ही है, बोलो ये 3 से लेकर इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स mu1, इसका mu2, इसका mu3, and this distance is d1, this is d2 and this is d3. बोलो एक लाइन यहाँ से यहाँ जाती है, ठीक है. पहला ना ज्योमेट्रिकल पाथ पे, ज्योमेट्रिकल पाथ पे, कल पाथ ऑफ रे, बोलो पाथ ऑफ रे. सेकंड ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल बाय रे, ऑप्टिकल पाथ और रे और ए, ठीक है. थर्ड है ना, डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल, डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ दोनों के बीच में डिफरेंस बताना, ठीक है. चलो ये कर दो सॉल्यूशन. बोलो ऑप्टिकल पाथ, सॉरी ज्योमेट्रिकल पाथ कितना आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल पाथ मच्छर कितना, सीधे को जोड़ दो तो वो तो d1 + d2 + d3, दिस इज द ज्योमेट्रिकल पाथ. हां ऑप्टिकल पाथ बोलो, ऑप्टिकल पाथ बोलो, ऑप्टिकल पाथ कितना जाएगा, तो बोल दो ये mu1 d1, अरे बोलो पहले वाले का यार म्यू टाइम्स होता जाता है, तो मैं बोल दो ये हो जाएगा mu1 d1 + mu2 d2 + mu3 d3, दिस इज द ऑप्टिकल पाथ. mu1 d1 + mu2 d2 + mu3 d3, दिस इज द ऑप्टिकल पाथ. पार्ट डिफरेंस देखो, पार्ट
पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस बोलो कितना जाएगा, μ1 d1 प्लस μ2 d2 प्लस μ3 d3 माइनस d1 प्लस d2 प्लस d3। क्लियर है क्या? ये माइनस d1 प्लस d2 प्लस d3, दिस वुड बी द पार्ट डिफरेंस। ठीक है, चलो तो सर ये ज्योमेट्रिकल बात तो हमारे समझ में आ गया। क्लियर है क्या? अब देखो बेटा, अब देखो, अब अपन क्या होता है कि जैसे मान लो एक लाइट है ना, इसमें से पास हुई ऐसे है ना, ये टी थिकनेस की स्लेब में चली जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, और एक लाइट में एयर में चली उत्तर होते एयर में, तो वो दोनों के पाथ में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि आपने कि एक को तो एयर में या वैक्यूम में चलाया, तो वैक्यूम में चलना तो एक के लिए आसान है, इस मीडियम में चलना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या मैं बोल दूं, आपने जिसको किसी मीडियम व्यू में चलाया वो बेचारी परेशान है, क्योंकि वो तो ये बोलेगी कि आपने मुझे कठिन परिस्थितियों में चलाया, आपने मुझे टफ सिचुएशन में चलाया, यहाँ पर मेरी स्पीड बढ़ ही नहीं पा रही है। ये बात ठीक इसी प्रकार की है जैसे मेरे को यहाँ से इस बोर्ड के सेंटर पर हाथ लगाना है, उतनी ही दूरी पर खड़े दूसरे लड़के को भी हाथ लगाना है, और हम दोनों इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हैं, और हम दोनों इक्वल टैलेंट के बच्चे हैं, हम दो बराबर टैलेंट के बच्चे, दोनों को सेंटर पर हाथ लगाना है। तो क्या मैं बोलूं दोनों साथ साथ हाथ टच कर देंगे? आपने फट से बोल दिया हाँ सर दोनों की स्पीड भी सेम है, सॉरी आप दोनों में टैलेंट भी सेम है, नहीं। उस लड़के के लिए यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ डाल दिया और मेरे लिए रास्ता स्मूथ रखा, तो आपने मेरे साथ पार्शियलिटी कर दी, मुझे साफ रास्ता दिया और उसको थोड़ा सा कठिनाई भरी रास्ता दिया। तो मैं बोल दूं सेम टैलेंट होते हुए भी मैं पहले हाथ टच कर दूंगा क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा रहा भाई, तो बच्चा परेशान रहेगा कि मेरे को बताया गया कि डिस्टेंस दोनों को सेम देंगे, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा पार्शियल मतलब दूसरे के साथ पार्शियलिटी करके मेरे साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे को थोड़ा टफ रास्ता दिया, सेम तो दिया लेकिन टफ दिया। तो वो तो रास्ता सेम दिखने से कुछ नहीं होता है, रास्ता सेम या पाथ सेम दिखने से कुछ नहीं होता है, ये सारा डिपेंड करता है कि आपको टाइम कितना लगा। तो मैं बोल दूं दिस बराबर रास्ता इज एक्चुअल में बड़ा रास्ता ही नहीं है, दिस पाथ इज इक्विवेलेंट टू बड़ा पाथ इन एयर, बड़ा पाथ इन वैक्यूम, बड़ा पाथ इन वैक्यूम। कितना बड़ा? अब मैं पूछूंगा कितना, तो उस लड़के ने बोला सर मेरे साथ आप गलत कर रहे हो, तो पूछा कितना गलत कर रहे हैं, बोले तो 1.5 गुना ज्यादा रास्ता देने की इक्विवेलेंट है, क्योंकि मेरी स्पीड यहाँ पे 230 रह पाएगी, समझ रहे मतलब थोड़ी कम रह पाएगी। तो एक तरीके से आपने देखो इस लड़के से 3/2 टाइम्स ज्यादा चलाया, तो इससे भी मैं पूछ रहा हूँ कितना बड़ा, तो ये बोलेगा देखो आपको टी चलने में या आपको कोई डिस्टेंस चलने में सी स्पीड से चलता, तो मेरे को दिक्कत है। सुनना, तो आप जब मैं जब टी डिस्टेंस या सीधा ही तू उसका पाथ कितना है, तो एयर में कितना चलता, वैक्यूम में कितना चलता, AB के इक्विवेलेंट वैक्यूम में पाथ बोलो सीधा फॉर्मूला है टी या टी डैश बराबर म्यू टाइम्स ऑफ टी, याद है सब बता दिया। ये यहां से यहां चलने में जो टाइम लेगा कितना टाइम लेगा, तो थिकनेस T अपॉन C बाय म्यू, वेलोसिटी इन दैट मीडियम C बाय म्यू, फिर उतने टाइम में एयर में कितना चलता है इनटू C से C कट समझ रहे हो। तो क्या मैं बोलूं इसका ऑप्टिकल पाथ ये है, ये देखिए एयर में म्यू टी चलता उतने ही टाइम में, अरे बोलो तो जितने टाइम में ये चल रहा है अंदर म्यू टी चलता, तो वो तो ये म्यू टी चलता और चला टी, तो वो तो इतना पीछे रह गए, म्यू टी चलता और एक्चुअल में चला टी, तुम्हें दिख रहा टी चला और ये चल लेता है म्यू टी, तो वो तो इतना एक्स्ट्रा पार्ट लगता जाता। म्यू टी चल सकता था पर चला टी, तो मैं बोलूं म्यू माइनस टी, इतना लेट हो गई है पहुंचने में, म्यू टी चलती पर चली टी, इतना पार्ट पीछे हो गई है, इतना पार्ट पीछे हो गई है। अरे बोलो तो ध्यान रखना, कभी भी जब टी थिकनेस की स्लेब में से रे गुजरती है तो इतना पार्ट पीछे हो जाती है, इतना पार्ट पीछे हो जाती है, यानी कि ज्यादा चल जाती है। और बोलो लेट हो जाती है, यूं समझ लो लेट हो जाती है, यूं समझो वो पहले पहुंच जाएगी,
थोड़ी लेट हो जाएगी, तो वो तो इतना एक्स्ट्रा पाथ चल जाएगी, क्यों समझ आपको इतना एक्स्ट्रा पाथ चल जाएगी। सर समझ आ गई? तो अब देखो बेटा, फुल एंड फाइनल तुम्हारे काम की बात बता देता हूं मैं, है ना, स्टार मार्क करके लिखो, है ना, थोड़ा सा समझ आ गया, स्टार मार्क करके लिख रहा हूं थोड़ा सा। whenever a light ray, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया था ना, whenever light ray passes from a slab of thickness T, slab of thickness T and refractive index thickness T and refractive index V. It will travel extra path, it will travel extra optical path, extra optical path कितना मतलब extra, तो समझ लो इतना एक्स्ट्रा चल गया, ये कितना म्यू टी ऑप्टिकल पाथ का है और टी वो दिख रहा है, तो वो तो इतना एक्स्ट्रा पाथ चला, म्यू माइनस 1, ये ऐसे कंपेयर करो तो मतलब म्यू माइनस 1 इतना एक्स्ट्रा चल गया, और इतना लेट हो गया, एक्स्ट्रा चल गया, एक्स्ट्रा चल गया, एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा ना, क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखना कि जब भी स्लेब रख देंगे अपन किसी स्लिट के आगे तो इतना एक्स्ट्रा पाथ चल के आएगी वो, ठीक है? अच्छी लाइन में लिखिए, then extra path difference introduced by slave, ये introduce अपने नाम introduce, ठीक है, introduced by slave, ठीक है? चलो ठीक, तो जब भी अपन स्लेव के ये रखते हैं तो इतना एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करते हैं बात, ठीक है? ये ठीक है, अब देखो अपन ने जैसे मान लो YDAC कर रहे हैं इस बार स्लेब के साथ, है ना, थिन स्लेब, YDAC विद थिन स्लेब प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, किसी भी एक स्लिट के सामने थिन स्लेब रख दी जिसकी थिकनेस T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो, क्या मैं बोल दूं ये रखने से पहले दोनों पार्ट डिफरेंस बराबर थे, तो यहाँ नेट पार्ट डिफरेंस 0 आ रहा था, पहले यहाँ सेंटर मैक्सिमा था, है ना, पहले यहाँ पर सेंटर पे सेंटर मैक्सिमा था, लेकिन अब चूंकि ये स्लेब रख दी, क्या मैं बोल दूं ये वाली लेट हो जाएगी ऊपर वाली, तो S1 और लेट हो जाएगी, लेट होने का मतलब बोल दूं ज्यादा पार्ट एयर में ज्यादा पार्ट चल जाएगी बेटा, किसी मीडियम में लेट होने का मतलब एयर में ज्यादा चलना, तो मैं इसको यूं बता रहा हूं कि एयर में ज्यादा चल गई, ये मेरा अच्छा तरीका रहता है काम करने का, तो वो तू एयर में इतना चली, मैं एयर में ज्यादा चली, तो क्या मैं बोल दूं मैंने एक्स्ट्रा पार्ट चला, तो देखो पहला पॉइंट मैं अच्छा, और अगर ये ज्यादा चल गया तो मैं बोल दूं ये लेट हो गई या ये ज्यादा चल गई, तो मैं बोल दूं सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट चल रही है तो थोड़ा ऊपर जाने पर अब ये एक्स्ट्रा चलेगी, तो ऑप्टिकली इट इज ट्रैवलिंग मोर पाथ देन सेंट्रल मैक्सिमम विल शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये देखो, अब देखो जितना तू मीडियम में इस पे एक्स्ट्रा चली उतना मैं एयर में एक्स्ट्रा चली, भैया तू अंदर एक्स्ट्रा चल रहा है तो यहाँ जितना तू एक्स्ट्रा चली उतना मैं पहले चलूंगी, क्लियर है? तो सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो लिखता हूं पहला पॉइंट देखो, ठीक है, पहला पॉइंट है ना, इसी लैंग्वेज में लिख देते ताकि आप लिखे when a thin glass slab, thin slab is placed in front of any one slit, then central maxima
will shift towards that slit. अगर आपने S1 के सामने रखी है स्लेब तो S1 की तरफ स्लिट S1 की तरफ मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा, S2 के सामने रखी तो S2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? मतलब नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, will shift towards that slit। ठीक है, सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? अच्छा, द एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है ना, द एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस introduced by slave या thin sheet slave is, बोलो कितना आ जाएगा एक्स्ट्रा? तो देखो ये मैंने तेरे को क्या बताया कि ये देखो अंदर चल कितना नहीं है, तो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ म्यू टी, याद है म्यू टाइम्स ऑफ थिकनेस, टी ज्योमेट्रिकल पाथ के लिए ऑप्टिकल पाथ म्यू टी होता है। ये यही अफसोस है कि मैं एयर में म्यू टी चल लेती, लेकिन अभी मेरा पाथ काउंट टी किया यार, देखो जब तक मैं म्यू टी चलती तो टी चलती, तो इनटू माइनस टी इतना एक्स्ट्रा पाथ, तो यहां से टी कॉमन ले लिया, म्यू माइनस 1। दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल बाय रे इनसाइड स्लेव। ठीक है, तो जब वो स्लेव से गुजरेगी तो इतना एक्स्ट्रा चलेगी, उसको हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं इतना एक्स्ट्रा चल गई। क्लियर है? अच्छा, तो वो ये इतना सेंटर तक जाने में ये वाली रे इतना एक्स्ट्रा पाथ चल के आ रही है, तो मुझे अगर सेंट्रल मैक्सिमा ढूंढना है तो मैं बोल दूं फिर तो ये वाला पाथ भी उतना होना चाहिए जितना ये चली, जितना तू एक्स्ट्रा चलती उतना मैं चलूं तो यहां पाथ उतना जीरो आ जाएगा। तो बोल दूं तीसरा शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न, पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न, तो पूरा फ्रिंज पैटर्न कितना शिफ्ट हो जाएगा? तो मैं बोल दूं क्या ए वहां तक शिफ्ट होगा है, तो यहां जहां पे इधर माना है y शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा y, इस डिस्टेंस को y बोल रहा हूं, शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न को मैं ले रहा हूं y, ये दिस इज y, ये y शिफ्ट। तो वो जितना स्क्रीन पर शिफ्ट होगा ये इतना शिफ्ट हो गया, तो फिर सेंट्रल मैक्सिमा यहां आ गया, तो बोल जहां सेंट्रल मैक्सिमा आएगा वहां नेट पार्ट इतना जीरो हो जाएगा, तो बोल तो शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न, तो बोल 8p शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न, तो बोल शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न, तो बोल यहां पे आ जाएगा, तो 8p del x net है ना, del x net 8p del x net, बोलो नेट पार्ट इतना जीरो आना चाहिए, तो मैं बोलूं यहां पे ये आया t म्यू माइनस 1, ये पहली वाली s वो ज्यादा चल रही है तो माइनस फिर वो आ जाएगा dy by d शिफ्ट अपॉन कैपिटल T बराबर 0, फिर ऐसे बोलो y शिफ्ट कितना है, तो शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न y शिफ्ट इज इक्वल टू, बोलो ये आ जाएगा t d पे कर दो, इसको उधर वैसे ही कर जाता d म्यू माइनस 1 t अपॉन दिस इज द शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न क्लियर है क्या? अब देखो नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ये शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न बोलो क्लियर है, और चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। सर कैसे? एक और तरीका बताता हूं, इधर देखिए यू भी कर सकते हो, शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न निकालना ना, तो बोल दूं 4 लैम्डा पार्ट डिफरेंस, 4 लैम्डा पाथ डिफरेंस है ना, 4 लैम्डा पार्ट डिफरेंस, फिर पाथ डिफरेंस 8p, ये अच्छा तो वही रहने दो यार, ठीक है वही रहने दो, फिर और बन जाएंगे पर क्या, अरे वो यूं कर सकता है पर नहीं कर, जैसे अपने को लैम्डा पार्ट डिफरेंस ढूंढना होता था, यार बीटा ऊपर चलना होता था, तो यूनिट के लिए कितना चलना पड़ेगा, बीटा बाय लैम्डा, और t म्यू माइनस 1 ढूंढना है। अरे बोलो मैं बोल दूं क्या यार, देखो बताया तो बता देता हूं, क्या मैं बोल दूं कि जैसे स्लिट की वजह से जो पाथ आया वही तो ढूंढना है, भाई स्लिट को भूल जाओ, मैं बोल दूं मेरे को अब जो ये वाला पार्ट डिफरेंस कितना ढूंढना है, तो यार t म्यू माइनस 1 ढूंढना है भैया, इसको आगे कराना, तो मैं बोल दूं ये वाला पार्ट में t म्यू माइनस 1 होना चाहिए, ताकि यहां पर ये एक्स्ट्रा चल रहा है और स्लेब में ये एक्स्ट्रा चल रही तो घट के जीरो आ जाए, तो बोल दूं है ना, शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न assume geometrical path
डिफरेंस 8p ज्योमेट्रिकल पाथ 8p कौन सा 8p s2p minus s1p is p mu minus 1. Then there would be center maxima. Then there would be center maxima. Maxima. और ये ढूंढने के क्या था डेल एक्स बराबर कितना है dy by dt. ये पढ़ा था ना अपन यहाँ पर है p mu minus 1. जब तेरा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा तो कट के रहेंगे कर लोगे ना ऐसे. चल ठीक है. तो शिफ्टिंग फ्रिंज पैटर्न कितना क्या बेटा. तो शिफ्टिंग फ्रिंज पैटर्न आया अपना कि चलो क्या कि 8p ये तो डेल एक्स नेट बराबर 0. तो मैं बोल दूं पहले p mu minus 1 एक्स्ट्रा आ रहा है स्लेब में. तो एयर में ये वाला पार्ट डिफरेंस ये जो d sin थीटा है ये देखो. अब ये वाला पार्ट डिफरेंस कितना जाना चाहिए भैया. पहले तू ज्यादा चल गया स्लेब में तो अब मैं इतना ज्यादा चल लेता हूं. तो मैं बोल दूं ये माइनस और यहां सेंटर से y दूरी पर पार्ट डिफरेंस कितना होता है dy by dt. याद है ये वाला पार्ट डिफरेंस अपन ने d sin थीटा लिखा था और dy by dt लिखा था. और मेरे को सेंटर से शिफ्ट चाहिए तो मैं dy by dt लिख दूं. अगर मेरे को शिफ्टिंग फ्रिंज पैटर्न निकालना ना तो सेंटर से कितना ऊपर शिफ्ट होता dy by dt. तो ये पार्ट डिफरेंस तो मैं बोल दूं हवा में ए इधर दोनों लाइनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो पार्ट डिफरेंस के बराबर होना चाहिए. यहां से y शिफ्ट कितना जाएगा y शिफ्ट बराबर p mu minus 1 dy by dt. क्लियर बेटा कैसे लिख लो यार ये आएगा शिफ्ट. ठीक है दिस इज शिफ्ट. अब देखो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट हुई बेटा. ये तो हो गया शिफ्ट है ना. ये कितनी डिस्टेंस शिफ्ट हुआ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. अब देखो if shift is equivalent to n fringe equivalent to n fringe है ना. अगर ये n फ्रिंजेस के बराबर शिफ्ट है मान लो n फ्रिंज शिफ्ट होगी जैसे होता है सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर शिफ्ट होगा तो नीचे से फर्स्ट ऊपर. ये देखो जैसे क्या होएगा क्या होता है. पहले जैसे यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम आता था यहाँ फर्स्ट बनती थी यहाँ सेकंड बनती थी थोड़ा सा फील लगे थर्ड बनती थी है ना. यहाँ नीचे फर्स्ट बनती थी यहाँ सेकंड बनती थी. और जैसे मैंने स्लेब रखी तो मैं बोल दूं कि ये सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर शिफ्ट हो गया. मान लो थर्ड पे शिफ्ट हो गया तो बोल दो 3 फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हो गया. तो ये बोल दो या ये बोल दो ये देखो जैसे ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये 3 फ्रिंजेस नीचे से थर्ड फ्रिंज आ जाएगी. ये ऊपर उठ जाएगी तो जैसे ही शिफ्ट होगा थर्ड फ्रिंज आ जाएगी. ये वाली थर्ड आ जाएगी ये सेकंड आ जाएगी ये फर्स्ट आ जाएगी. क्लियर और ये सेंट्रल मैक्सिमम आ जाएगा ऐसे. तो 3 फ्रिंज ऊपर. तो कई बार बोलता है सेंटर से कितनी फ्रिंजेस क्रॉस कर रही है कितनी फ्रिंजेस क्रॉस हुई. तो जैसे जैसे ऊपर शिफ्ट होगा फ्रिंजेस क्रॉस होगी तो इज इक्विवेलेंट टू n फ्रिंजेस. देन समझ गया कि अगर n फ्रिंजेस ऊपर है तो बोल दो डेल x t mu minus 1 जो पाथ तुमने एयर में चला है अगर ये n फ्रिंजेस ऊपर है यहाँ पे है ना तो बोल दो ये t mu minus 1 जो पाथ ये वाला है ये मतलब ये बिना स्लेब के जो ये t mu minus 1 तुम एक्स्ट्रा चल रहा है वो पुरानी वाली का n लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू n लैम्डा. तो ये कितनी नंबर ऑफ फ्रिंज क्लोज करो पता पड़ जाएगा इज इक्वल टू n लैम्डा. कैपिटल n लैम्डा नंबर ऑफ यहां से बोल रहा है कितना जाएगा बोल दो n नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी क्लोज करो t mu minus 1 अपॉन लैम्डा. ये आएगा. दिस इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग फ्रॉम सेंटर. या इतनी फ्रिंज ऊपर शिफ्ट हो गया बेटा. क्लियर है क्या. तो इतने फ्रिंजेस पे ऊपर शिफ्ट हो गया बेटा. या यू भी कर सकता था इतनी डिस्टेंस शिफ्ट हुआ और मैं बोलता हूं नंबर बराबर y शिफ्ट जितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ अपॉन बीटा y शिफ्ट अपॉन बीटा. y शिफ्ट जितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ ऊपर अपॉन बीटा क्योंकि एक बीटा की एक फ्रिंज होती है मतलब एक फ्रिंज विड्थ से एक फ्रिंज होती है. तो जैसे 10 mm शिफ्ट हुआ और फ्रिंज विड्थ 2 mm है तो बोल दो 5 फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हो गया. ठीक सर ये तो इसको भी सॉल्व करोगे तो ये आएगा. y शिफ्ट भी रखोगे फिर लैम्डा d by d का डिवाइड करोगे तो कैपिटल d से कैपिटल d कट जाएगा. लैम्डा d कैपिटल d कट के स्मॉल d ऊपर से ये कट जाएगा लैम्डा नीचे रह जाएगा. ये सर समझ में आ गया ये आ गया है ना. अब ये थोड़ी सी थ्योरी अजीब थी अब अपन इस पे क्वेश्चन करते तब समझ में आएगा. ठीक है ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करना एग्जाम इसमें और भी दिया है ना आपने को ज्यादा नहीं करना. तो अपन कितना 31 क्वेश्चन करेंगे ना आधा 32 एग्जांपल 32. ठीक है अब अपन क्वेश्चन करते हैं. क्लियर है क्या. तब अपन सीक्वेंस से क्वेश्चन करते हैं.